स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी ट्यूब का जो मेंस का मॉक इस संडे को हुआ था। ऑल इंडिया टेस्ट 27 था मेरे हिसाब से। उसके 10 इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस की इसमें मैंने छांट के 10 क्वेश्चंस तैयार किए। बाकी क्वेश्चंस ऐसे नहीं बहुत विलो लेवल के थे, लेकिन ये 10 क्वेश्चंस मुझे थोड़े से अलग लगे, इस वजह से ये करवा रहा हूँ। बाकी इसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है टफ़ क्वेश्चंस हैं। हो सकता है इससे टफ़ क्वेश्चंस कई सारे रहे हों, या मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये बहुत सारे टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे। बस ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चाहिए था, इसी वजह से करवा रहा हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, आपने ऑलरेडी टेस्ट दिया ही होगा। अगर पीडीएफ फिर भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए पर मैं पहले क्वेश्चन पे आऊँ तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपको दिया गया ABC इज अ ट्राइंगल, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच A, B एंड C, स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल या लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो आपसे कहा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला दिया गया था A बराबर B cos C प्लस C cos B, दूसरा दिया गया था B बराबर C cos A प्लस A cos C, और तीसरा दिया गया था कॉस रूल। कॉस रूल आपको पता होगा कि कॉस किसी एंगल का लेके वो क्या देता है, वो साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन देता है। तो कॉस रूल आप सभी को पता होगा। और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। आपको मैं बता दूं कि अगर किसी भी ट्राइंगल के लिए उसकी जो सर्कम रेडियस है वो आर है, तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर होता है 2r साइन ए। ए बराबर होता है 2r साइन ए। सिमिलरली बी की बात करूं तो ये होता है 2r साइन बी, और सी की बात करूं तो ये होता है 2r साइन सी, 2r साइन सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो अगर मैं ए की बात करूं तो सबसे पहले बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी की वैल्यू निकालिए। तो यानी बी की वैल्यू रखिए तो हो जाएगा 2r साइन बी, 2r साइन बी इंटू कॉस सी प्लस, आप सी की वैल्यू रखेंगे तो सी की वैल्यू हो गई 2r साइन सी और इंटू कॉस बी। इसका मैंने राइट हैंड साइड लिया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2r कॉमन आ जाएगा, तो ये 2r कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी, यानी साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी। और आपको पता होगा साइन बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस ए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी ये हो गया 2r साइन ए, जिसकी वैल्यू आपको पता है ए होती है। यानी आपने कहा कि RHS लेने के बाद आपका LHS आ जाता है, यानी पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सिमिलरली सी की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही, और तीसरा कॉस रूल दिया गया था तो कॉस रूल भी सही होगा, यानी ऑल स्टेटमेंट्स बर। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया था, कहा गया sec a इज इक्वल टू 2x प्लस 1/8x। यहाँ पे 8x कर लीजिएगा। तो आपसे वैल्यू पूछी गई थी अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। सबसे पहले क्या काम करिए, 1 माइनस साइन ए अगर नीचे है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो आपका बन कितना जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है जिसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से बाहर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, और कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए, यानी ये हो जाएगा 1 अपान कॉस ए सेक ए प्लस टेन ए। यानी आपको वैल्यू निकालनी है सेक ए प्लस टेन ए की। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए आपको पता है सेक ए बराबर 2x प्लस 1 अपान, यहाँ पे 8x दिया गया है, 2x प्लस 1 अपान 8x। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक ए प्लस टेन ए की। सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू निकालिए। अगर मैं बात करूं कि सेक ए प्लस टेन ए अगर P हो, तो आपको पता है सेक ए माइनस टेन ए कितना होता है। सेक ए प्लस टेन ए अगर P हो तो सेक ए माइनस टेन ए कितना होता है, 1 अपान P। यहाँ से दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे टेन ए कैंसिल हो गया, यानी 2 सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा P प्लस 1/P। ठीक है, 2 सेक ए इज इक्वल टू P प्लस 1/P, 2 सेक ए इज इक्वल टू P प्लस 1/P। और यहाँ अगर 2 से गुणा कर दे तो हमें 2 सेक ए इज इक्वल टू मिल जाएगा 4x प्लस 1/4x। हमने क्या किया, 2 सेक ए इज इक्वल टू P प्लस 1/P आया, तो हमें जो दिया गया था वैल्यू उसमें हमने 2 से गुणा कर लिया, तो 2 सेक ए इज इक्वल टू 4x प्लस 1/4x। 2 सेक ए की वैल्यू ये भी है, 2 सेक ए की वैल्यू ये भी है, यानी आप P की जगह पे देखें तो 4x आ रहा है। यानी आपका आ गया P प्लस 1/P इज इक्वल टू 4x प्लस 1/x। तो हम कह सकते हैं P बराबर 4x भी हो सकता है, और P की जगह पे 1 अपान 4x रखेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1/P की जगह पे क्या रख सकते हैं,
4x और p की जगह पे 1/4x। अगर p बराबर 1/4x हो गया तो 1/p कितना हो जाएगा 4x, यानी p की वैल्यू 4x भी हो सकती है 1/4x भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि p + 1/p = 4x + 1/4x। और p है क्या? आपने कहा कि सर p जो है वो sec a + tan a की वैल्यू थी, तो हमारी sec a + tan a यानी जो निकालना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 4x और 1/4x। समझ आ गया? अगले तीसरा प्रश्न जो है आपका, ये सबसे यूनिक होगा इस सेट का पूरे। कहा गया, इसमें बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और ट्रिक जानने के बाद, ट्रिक क्या एक बार समझने के बाद आपका लिए ये 2 से 3 सेकंड का प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। कहा गया, इफ द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर n आर रिटेन इन असेंडिंग ऑर्डर, then the product of factors which are at position of 15th and 37th from the starting when multiplied result is number itself. Find how many factors of n are there. कहा गया कि n एक ऐसी संख्या जिसके फैक्टर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। अगर इसके शुरुआत से 15वें और शुरुआत से 37वें गुणनखंड को गुणा किया जाता है तो संख्या मिल जाती है, जो संख्या जिसके फैक्टर्स की बात की गई थी वही संख्या मिल जाती है। तो आपसे कहा गया n की कितनी वैल्यू, मतलब n के कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं एक संख्या लेता हूँ 12। चूँकि आपको पता होगा कि कल मैंने जब टेस्ट सॉल्व कर रहा था, टेस्ट दे रहा था, तो मैंने 12 लिया था और आज मैंने देखा कि टेक्स्ट बुक के सलूशन में भी उन्होंने 12 ही लिया है। ध्यान से देखिएगा, क्यों 12 लिया? ताकि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स एक तो इवन रहे और छोटी संख्या रहे, तो इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने में ईजी, मतलब सारे फैक्टर्स हम लिख भी सकें और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने में ईजी रहे, ठीक है। अगर 12 के फैक्टर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो आप कहेंगे 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो और 12 लिख सकते हो। ये 6 फैक्टर्स हो गए। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि शुरू से पहले और अंत से पहले का गुणा करो तो 1 और 12 का गुणा 12 हो जाएगा, यानी संख्या ही मिल जाएगी। शुरू से दूसरे और अंत से दूसरे का गुणा करो तो 2 × 6 12 हो जाएगा, यानी संख्या मिल जाएगी। शुरू से तीसरे और अंत से तीसरे का गुणा करो तो 3 चौको 12 हो जाएगा, जो यानी कि संख्या मिल जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि स्टार्ट से nth नंबर और गुणे अंत से nth नंबर, यानी लास्ट से nth नंबर और स्टार्ट से nth नंबर अगर हम गुणा करते हैं तो हमारी संख्या हूबहू वही मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे कहा गया कि शुरू से 15वीं और 37वीं संख्या को गुणा करने पे हमें जो रिजल्ट मिलता है वो वही संख्या मिल जाती है। यानी कि जो शुरू से 15वां, अब आपको पता है कि अगर शुरू से nवीं संख्या ले रहे हैं और हमें प्रोडक्ट मतलब जो रिजल्ट आए वो वही संख्या मिलनी चाहिए, तो हमें अंत से भी 15वीं ही संख्या लेनी पड़ेगी। यानी आप कहेंगे 15वीं संख्या शुरू से और गुणे 15वीं संख्या लास्ट से लेंगे तो हमें संख्या मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, आपको दिया गया शुरू से 15वीं संख्या और शुरू से 37वीं संख्या, यानी ये जो हमने लास्ट से 15वीं संख्या ली है ये वास्तव में स्टार्ट से 37वीं संख्या है। यानी अब आप कह सकते हैं मेरे भाई कि जो शुरुआत से 37वीं संख्या है वो अंत से 15वीं संख्या है, यानी अंत की तरफ से जोड़ेंगे तो 15वीं संख्या। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया जो आप प्री में सॉल्व करते थे कि रमेश का स्थान स्टार्टिंग से 15वां है और रमेश का स्थान स्टार्टिंग से 37वां है और अंत से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हो गए? आप कहेंगे 15 + 37 - 1, यानी 15 37 52 में से 1 घटेगा 51 आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? नहीं समझ आया 10 सेकंड बैक जाओ, फिर से देखो, समझ आ जाएगा। अब अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ तो आपसे अगर ऐसा कुछ कहा जाए कि 15वीं और 37वीं संख्या का गुणा करने पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद संख्या ही मिल जाती है, तो कितने फैक्टर्स होंगे? आप कहेंगे 15 उठाओ, 37 उठाओ, उसमें से 1 घटा दो, यानी 52 में से 1 घटेगा 51, यानी कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 51। बात खत्म। ऐसे मैं बात करूं कि सर 12वीं संख्या और 49वीं संख्या, शुरू से 12वीं और शुरू से 49वीं संख्या को गुणा करने पे संख्या ही मिल जाती है, तो आप कहेंगे कुल कितने फैक्टर हो जाएंगे? 12 + 49 - 1, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 60 फैक्टर्स हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ऐसे करना है। एक भाई ने कहा था ये क्वेश्चन करवाने को, तो भाई साहब आप ध्यान से देखिएगा, मेरे ग्रुप में होंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, कंपटीशन प्रिपरेशन में। उन्होंने कहा गया 2n = दिस वन मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, जहाँ पे n बड़ा है 0 से, तो आपसे n² की वैल्यू पूछी गई थी। देखिएगा 2 के पावर n की वैल्यू दी गई, 4 के पावर 5 + 4 के पावर 5 + 4 के पावर 5। आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि x + x + x कितना हो जाता है? 3x। उसी प्रकार 4 के पावर 5 + 4 के पावर 5 + 4 के पावर 5 को हम लिख लेंगे 3 × 4 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 3 के पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 × 6 के पावर 5 बटे
3 इंटू 2⁵5। समझ आ गया? 3 3 से कट गया, 2 2 दूनी 4 हो गया। आपको पता होगा 3⁵5 इंटू 2⁵5 यानी 3 दूनी 6⁵5, ये कट जाएगा 6⁵5 से, यानी आपका बचा क्या 2 गुणे 4⁵5। 4⁵5 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻10, यानी ये हो गया आपका 2 गुणे 2⁻10 यानी 2⁻11। अगर 2⁻n बराबर 2⁻11 है तो यानी n बराबर हो गया 11। अगर n बराबर 11 हो गया तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिएगा, ये इस प्रश्न में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। इन तरह के प्रश्नों में कहा गया कि एक लाइन है दिस वन, ये डिवाइड करती है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को। तो आपसे पूछा गया किस अनुपात में डिवाइड करेगी। तो इसको करने के कई तरीके हैं। एक तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो, उसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो सॉल्व करके। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो P बिंदु है, P से इसकी दूरी निकालो, P से इसकी दूरी निकालो, दोनों का अनुपात ले लो, तो ये भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत लंबी मेथड हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये रेखा इन बिंदुओं को, जो ये बिंदु दिए गए हैं, वो P/1 के अनुपात में डिवाइड करती है। ठीक है, P/1 के अनुपात में डिवाइड करती है। किस बिंदु पे? मान लीजिए T बिंदु पे डिवाइड करती है, T बिंदु पे डिवाइड करते हैं P/1 के अनुपात में। तो अगर मैं बात करूं कि P/1 जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई रेखा किसी दूसरी रेखा को m/n के अनुपात में डिवाइड करती है, या हम कहें कि कोई बिंदु m/n के अनुपात में डिवाइड करता है किसी रेखा को जिसका x1 y1 से होके जाती है, x2 y2 से होके जाती है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं बात करूं कि कोई बिंदु किसी रेखा जो x1 y1 x2 y2 से होकर जाती है या इन दोनों को मिलाती है उसको m/n के अनुपात में डिवाइड करता है, तो उसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो कितना हो जाता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, ये होता है बेसिकली। ये फार्मूला आपको समझाना था। ठीक है, यानी m का इधर गुणा n का इधर गुणा बटे m प्लस n, फिर ऐसे m का इधर गुणा फिर n का इधर गुणा फिर बटे m प्लस n, ये हो जाता है कोऑर्डिनेट। अब मान लेते हैं कि ये इसको P/1 के अनुपात में डिवाइड करती है। किस बिंदु पे? K बिंदु पे। ठीक है, अब अगर K बिंदु की कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए P/1 के अनुपात में डिवाइड करते हैं तो K को कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? P से यहाँ पे गुणा यानी 9P - 1 बटे P + 1, पहला कोऑर्डिनेट हो गया। और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा P का 8 में गुणा, अच्छा पहले मैंने y2 लिख दिया, ठीक है, पहले x1 वाला, ये P का पहले 8 में गुणा होगा यानी 8P + 3 बटे P + 1। और अगर y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो P का 9 में गुणा होगा यानी 9P - 1 अपान P + 1। और आपको ये भी पता है कि ये जो भी बिंदु होगा, ये अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है तो इसी बिंदु पे इंटरसेक्ट करती है, और यही बिंदु तो इन दोनों रेखाओं मतलब इससे गुजरने वाली रेखाओं को P/1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो आप कहेंगे जो ये बिंदु होगा वो इसी लाइन पे लाई करेगा, यानी इसी लाइन का एक बिंदु होगा। तो अब इस लाइन पे अगर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। यानी आपको दिया गया है y - x = -2, या आप कह सकते हैं x - y = 2। पुट कर दीजिए तो 8P + 3 - 9P + 1 यानी आपका हो जाएगा 4 - P बटे P + 1 = 2, यानी आपका हो गया 4 - P = 2P + 2 यानी 3P = 2 हो गया, यानी P = 2/3 हो गया। अब आपने माना था किस अनुपात में डिवाइड करती है, तो आप कहेंगे P/1 के अनुपात में माना था, P = 2/3 हो गया, तो यानी 2/3 अनुपात 1 के अनुपात में डिवाइड करेगी, 3 से गुणा कर दीजिए यानी आपका रियल अनुपात आ गया 2:3 के अनुपात में। समझ आ गया? इस प्रश्न को देखिएगा, ट्रेपेजियम का बड़ा आसान सा प्रश्न है। कहा गया ABCD थोड़ा कैलकुलेटिव है बस। ABCD कहा गया एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू CD है, AB बराबर दिस वन, CD इतना, BC इतना, AD इतना। कहा गया ये लाइन पैरेलल टू AB डिवाइड्स द ट्रेपेजियम इन 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल पेरीमीटर। दिस लाइन कट्स BC at E, AD at F, BYEC = F/FD। तो आपसे BYEC की वैल्यू पूछी गई। ध्यान से देखिएगा, मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ। ये आपका एक फिगर है, ठीक है जी। आपका पहले सबसे पहले इसका नामकरण कर दीजिए। यह है आपका A, B, C, D और E, F। BC है, ये E है, ये F, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ध्यान से देखना है लंबाई कितनी कितनी दी गई है। AB की 6 दी गई है और CD की दी गई है 22, BC की दी गई है 8
और AD की दी गई है 12। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले दिया क्या गया और क्या दिया गया, आपको दिया गया BE/EC इज इक्वल टू AF/AD। आप लिखिए BE/EC, BE/EC इज इक्वल टू दिया गया, देखिएगा BE/EC इज इक्वल टू क्या दिया गया है, AF/FD। तो ध्यान से देखिएगा, BE/EC, BE को हम क्या लिख सकते हैं, BE को लिख सकते हैं BC माइनस CE लिख सकते हैं। आप सीधे लिख दीजिए BC माइनस CE बाई CE इज इक्वल टू आपका हो गया। ऐसे AF को क्या लिख सकते हैं, AD में से FD घटा दीजिए बटे FD, यानी आप कह सकते हैं BC बटे CE माइनस CE बटे C1 बराबर AD बटे FD माइनस FD बटे FD यानी कि -1, यानी आपका आ गया BC बटे CE बराबर AD बटे FD, AD बटे FD। अब ध्यान से देखिएगा, यानी ओवरऑल आपका कहने का मतलब हो गया, या आप कहें BC बटे CE बराबर अगर आपका आ गया AD बटे FD, तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे करिए या इसको थोड़ा सा पलट लीजिए, यानी आप कह सकते हैं कि BC बटे, ठीक तो कह रहे हैं, ठीक है, यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं, आपको BC की लंबाई पता है, BC की लंबाई कितनी है 8 बटे FD की लंबाई कितनी है, और CE की लंबाई कितनी है, CE की लंबाई हमें नहीं पता, बराबर AD की लंबाई कितनी है 12 बटे FD। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यानी आप CE/FD बराबर कह सकते हैं, CE/FD बराबर कह सकते हैं 2/3, यानी आपका आ गया CE/FD बराबर 2/3, CE/FD बराबर 2/3, यानी आप इसको ले सकते हैं 2x, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिखूँ ताकि आपको दिखे, CE बराबर ले लीजिए 2x और आपका FD बराबर तब कितना हो जाएगा 3x। अब आपको पता चल गया, अगर मैं इसको A मानूं तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं ये 2x है, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 2x, B की लंबाई 8 माइनस 2x हो जाएगी। सिमिलरली AF की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 माइनस 3x हो जाएगी, और आपको सबकी लंबाइयाँ पता चली। और आपको एक चीज़ और दिया गया है कि AFBE जो है इसका पेरीमीटर नीचे वाले जो ट्रेपेजियम मिल रहा है उसके पेरीमीटर के बराबर है, तो जोड़ दीजिए आप। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, हमने क्या किया, जो दिया गया था उसी का यूज करते हुए हमने क्या निकाल लिया कि जो आपका CE बटे FD कितना होगा, ताकि हम इसको कुछ एज्यूम कर पाएँ। हमारा CE बटे FD आ ही गया 2/3, तो हमने मान लिया 2x और 3x है, बस बात खत्म हो गई। अब उसके आगे बात करते हैं कि आगे कैसे करेंगे। तो आगे हमें एक चीज़ और दी गई है, हेल्प कर रही है, जो कि जो हमारा लाइन EF है वो हमें 2 पेरीमीटर मतलब 2 समान पेरीमीटर के ट्रेपेजियम देता है, तो आप बस इसका यूज कर लीजिए। तो अगर समान पेरीमीटर है तो आप कहेंगे 6 प्लस इसकी लंबाई कितना है, नीचे वाला 3x है तो ऊपर मतलब ऊपर वाला कितना हो जाएगा, आपको पता है टोटल 12 है, नीचे वाला 3x है भाग, तो ऊपर वाला भाग कितना हो जाएगा 12 माइनस 3x, और प्लस ए दोनों में आएगा, यानी प्लस ए लिख लीजिए मन करे तो, और प्लस आपको पता है ये 2x है पूरा 8 है, तो ये कितना ऊपर वाला भाग कितना हो जाएगा 8 माइनस 2x, और ये बराबर दिया गया है नीचे वाले भाग का अगर मतलब पेरीमीटर निकालें तो a प्लस 3x प्लस 22 प्लस 2x। अब आपको पता है ए कट गया, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x 2x 5x, 3x 2x 5x यानी 10x हो जाएगा, और 10x बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है 6 12 18 8 26, 26 में से 22 घटेगा यानी कि ये 4 हो जाएगा। कितना हो गया 6 12 18 8 26, 6 12 18 8 26 बटे, हाँ ठीक है 26 में से 22 घटेगा 4, यानी x बराबर आ गया 2/5, x बराबर आ गया 2/5। अब आपसे अनुपात किसका पूछा गया था, BE बटे EC का। अगर BE बटे EC का अनुपात पूछा गया, आपको पता है EC की वैल्यू 2x है, पूरा 8 है, तो हो जाएगा 8 माइनस 2x हो जाएगा BE, और बटे EC की वैल्यू कितनी है 2x, वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी आपका अनुपात हो जाएगा 8 माइनस 2x यानी 8 माइनस 4/5 बटे 2 इंटू 2/5 यानी 4/5, यानी हो गया 8 पंचे 40 में से 4 घटेगा 36/5 बटे 4/5, 5 5 कट जाएगा यानी 36/4, यानी आपका अनुपात हो गया 9/1। तो आपका अनुपात कितना हो गया 9/1। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसका बेसिक जानना जरूरी था, इस वजह से मैंने करवाया इस तरह से, ठीक है। अगले प्रश्न में क्या कहा गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16। तो आपसे वैल्यू पूछी गई थी a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4। आपको पता है 2 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसको सॉल्व तो किया नहीं जा सकता, तो किसी एक को 0 लेना ही पड़ेगा। आप c को 0 ले लीजिए, a को ले सकते हैं, b को जिसको मन करे 0 ले लीजिए। चलिए हम a को 0 ले लेते हैं।
ए जीरो हो जाएगा तो आपको पहला इक्वेशन मिलेगा बी प्लस सी बराबर 2 और दूसरा मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ से कि इसका स्क्वायर कर दूं मैं, तो आपको पता चलेगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा यानी 16 प्लस 2bc इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 4। यानी आपका यहाँ से bc बराबर हो जाएगा -6। bc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6। अब bc इज इक्वल टू -6 हो गया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए तो जीरो हो गया, यानी आपको निकालनी है b⁴ प्लस c⁴ की। b⁴ प्लस c⁴ अगर आपको निकालना है तो आप अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा b⁴ प्लस c⁴ प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 बराबर 16 का स्क्वायर 256। यानी आपका हो गया 2 × 36 72, 72 इधर आके घट जाएगा, यानी आपके जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो कितनी हो गई 256 - 172 यानी कि 184। तो इस प्रश्न में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा यूनिक सा मुझे दिखा था, इस वजह से करवा रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू एक की पुट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी ये भी आप जान गए। कहा क्या गया कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एरिया, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एरिया, यहाँ पे एरिया थोड़ा सा गलत दिया गया है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। एरिया क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है एरिया आपको √3 + 7/4 × √3 स्क्वायर सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 2 ट्राइंगल। सबसे पहले आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया जो दी गई है, आपको पता है अगर साइड ए मानूँ तो उसकी एरिया कितनी होती है √3/4 a स्क्वायर, यानी √3/4 a स्क्वायर आपको दिया गया है √3 + 7/4 × √3, यही दिया गया है। √3 कट गया, यानी आपका a स्क्वायर बराबर हो गया 7 + 4√3 बटे 4, इधर भी आएगा 4 से ये कट जाएगा, यानी आपका हो गया a स्क्वायर बराबर 7 + 4√3, या आप कह सकते हैं a बराबर हो जाएगा 2 + √3, 2 + √3। अब आपकी आगे साइड आपको दिया गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका एंगल बाइसेक्टर जो है, आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर मीडियन भी होता है और सामने वाली भुजा पे लंब भी होता है। अगर सामने वाली भुजा पे लंब है और इसकी भुजा a है तो ये a हो गया, ये a/2 हो गया और ये आपका √3a/2 हो गया। और आपको कहा गया कि ये दो समान पेरीमीटर में बांटता है, यानी इसका जो पेरीमीटर होगा सेम दूसरे रेड वाले ट्रायंगल्स का होगा, यानी अगर दोनों के पेरीमीटर का सम निकालना है तो सब में 2 से गुणा करके और जोड़ दीजिए, यानी यहाँ 2 कट जाएगा, यहाँ 2 कट जाएगा, यानी आपका हो गया 2a + a 3a + √3a, यही आपको निकालना है 3a + √3a। अब आपको a की वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3 + √3, यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, यानी 3 + √3 × 2 + √3, यानी हो जाएगा 3 दूनी 6 + 3 9, यानी 6 + 3 √3 + 2 √3 यानी 5 √3 और +3, यानी आपका हो जाएगा 9 + 5 √3। हमने क्या किया, a की वैल्यू यहाँ ले आके रख दी, बस बात बराबर। देखिएगा ये प्रश्न भी बहुत ईजी था, लेकिन मुझे किसी ने भेजा कि करवा दीजिए तो इस वजह से मैं करवा रहा हूँ। देखिएगा आपको इंस्टॉलमेंट में कई तरह के प्रश्न मिलेंगे, एक तो कि इतने % ब्याज पे 3 वर्ष में लौटाना है, इतना धन है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया गया तो वो फार्मूले से हो जाता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट पे लिया गया, 2 साल में लौटाना है, पहली किस्त इतनी है, दूसरी किस्त कितनी होगी, वो भी हो जाता है। लेकिन आपका एक होता है डाउन या कैश पेमेंट दे दो, उसके बाद फिर 3 किस्त दी गई। प्रश्न को पढ़िएगा, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहा गया राजेश परचेज अ टेलीविजन विच कॉस्ट दिस वन, यानी कि 13,240 रुपये उसका कॉस्ट था। तो उसको EMI पे इसी प्रकार से दिया जाता है कि सर आपको डाउन पेमेंट, यानी कि खरीदते वक्त जो कैश दिया जाता है उसको डाउन पेमेंट कहा जाता है। कहा गया कि डाउन पेमेंट कुछ रुपए दे दो और पहले साल 2794, दूसरे साल 6292 और तीसरे साल 1331 की किस्त दे देना। आपका 10% इंटरेस्ट पे आपको दिया जाएगा और आपका पूरा पैसा हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि 13,240 उसे पे करना है पहले साल के लिए, डाउन पेमेंट उसने x दे दिया, डाउन पेमेंट x दे दिया। अब आपको पता है डाउन पेमेंट x दे दिया प्लस पहले साल के अंत में मान लो I1 रुपया देता है, तो अगर टोटल पेमेंट की बात करें, पहले साल के अंत में अगर I1 रुपया देता है, दूसरे साल के अंत में I2 रुपया देता है और तीसरे साल के अंत में I3 रुपया देता है, तो क्या ये प्राइस x + I1 + I2 + I3 इसके बराबर होगी? नहीं। तब आपका ब्याज कहाँ जाएगा? तो ब्याज को मैनेज करने के लिए I1 में आपको 1 + R/100 से डिवाइड करना पड़ेगा, I2 यानी 2 साल के लिए तो 2 साल वाले में 1 + R/100 के होल स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा और तीसरे साल के लिए 1 + R/100 का होल क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ 3 साल का, यहाँ 2 साल का, यहाँ 1 साल का इंटरेस्ट भी लगा होगा। अब आपको यहीं पे सीधे वैल्यू रख देनी है, यानी आपका x तो डाउन पेमेंट है तो x + I1 है 2794 बटे
ये प्लस 10/100 यानी आर की वैल्यू रखेंगे तो ये 11/10 हो जाएगा, तो 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2540 प्लस I2 है 6292 में अगर हम 121/100 से डिवाइड करेंगे तो एक ऐसे लिख दीजिए 6292/121, यहाँ पे डुअल जीरो लगाइए, 121 पंचे और दूना यानी 5200 इधर हो जाएगा, यानी ये 5200 हो जाएगा। और I3 की वैल्यू है 1331/1000 यानी ये बचेगा 1000। सॉल्व कर ले रहे हैं, ये 5200 है, ठीक है। यानी आपका हो गया 5200 प्लस 1000 यानी ये हो गया 6200। सॉल्व कैसे करेंगे, और प्लस 2540, 6200 और 2540 कितना हो जाएगा 8740, यानी 8740 रुपये एक्स में जोड़ने के बाद 13240 है। तो अगर इधर ले आएंगे तो एक्स बराबर हमारा मिल जाएगा 13240 माइनस 8740 यानी 4500 रुपये। यानी डाउन पेमेंट कितनी थी 4500 रुपये, उसी को हमने एक्स मानी थी। आप यहाँ अगर कन्फ्यूज हो रहे हो तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है। अगर एक किस्त और होती तो प्लस I4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R/100 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे जितनी किस्तें होती जाती उतना आप जोड़ते जाते, ठीक है। ये प्रश्न मेरा गलत हो गया था क्योंकि इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में 2 भाषाएं लिखी थी और मैंने जो कैलकुलेट करा वो आंसर एकदम सही है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, जबकि बहुत इजी सा क्वेश्चन। कहा गया एक लैडर जो है वो 65 मीटर की वो एक वॉल के सहारे खड़ी है। हम मान लेते हैं ये हमारी लैडर है, लैडर बोले तो सीढ़ी है, अंग्रेज नहीं बनते हुए ये आपका लैडर है। थोड़ा सा पास रखिए इसको, ये आपकी लैडर है, ठीक है, एक दीवार के सहारे खड़ी है। कहा कि अगर ये 8 मीटर डाउन खिसक जाती है तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाती है। अगर 8 मीटर डाउन खिसकेगी तो आपको पता है थोड़ा दूर हो जाएगी, यानी 8 मीटर डाउन खिसकने के बाद आपका ये इधर 8 हुआ और आपकी ये कहा गया आधार से n मीटर दूर हो जाती है। मैंने क्वेश्चन में क्या किया कि मैंने पूरा दूर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था फ्रॉम द वॉल बाई n मीटर, यानी मैंने दीवार से ही n मीटर ले लिया। यहाँ पे क्वेश्चन में गलत दिया गया, यहाँ पे आपको देना चाहिए कि फर्दर n मीटर खिसक जाती है। क्या कहा गया कि एक सीढ़ी थी, दीवार के सहारे खड़ी थी, वो थोड़ा सा नीचे 8 मीटर नीचे खिसक जाती है तो उसका आधार दीवार से n मीटर दूर हो जाता है। दीवार से n मीटर अगर दूर कहोगे आप तो दीवार से तो हर कोई बंदा यहाँ से लेगा, लेकिन इनके कहने का मतलब जो इन्होंने आंसर दिया उसमें इन्होंने दिया कि जो n मीटर है वो दीवार से ना होकर जहाँ पे पहले आधार था वहाँ से n मीटर दूर हो जाती है। कहा गया अगर शुरू में 25 मीटर दूरी पे था इसका आधार दीवार से, तो आपसे कहा गया n की वैल्यू क्या होगी। अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मानूँ h है तो आपको पता है ये कर्ण जो कर्ण है वही सीढ़ी थी, यानी ये भी 65 है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 65 है, सेम सीढ़ी है। तो दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस लगा लो। अगर पहले वाले ट्राइंगल में निकालोगे तो आपको 65 का स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, 65 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 8 प्लस h का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, यानी कि प्लस 625 बराबर ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर, और ये बराबर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ इस बड़े वाले ट्राइंगल में तो हो जाएगा h स्क्वायर प्लस n प्लस 25 का स्क्वायर, n प्लस 25 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से आपको पता है 8 प्लस h का स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, 8 प्लस h का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, यानी 65 25 90, 65 में से 25 घटेगा 40, यानी 8 प्लस h बराबर आपका आ जाएगा 60, यानी h बराबर हो जाएगा 52, यानी ये है 52। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, खत्म हो गया प्रश्न। ये 52 है, ये 65 है, लंब 52 है, कर्ण 65 है, यानी ये 4 है, ये 5 है, तो नीचे वाला 3 होना चाहिए, यानी 13 3 39 होना चाहिए, यानी ये पूरा 39 हो जाएगा। n प्लस 25 39 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे n प्लस 25 45, तो n बराबर कितना 14। मेंस की तैयारी कर रहे हो इतना तो दिमाग लगाओ, तो यानी 14 मीटर आपका खिसक गई सीढ़ी, यानी n की वैल्यू हो गई 14। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। प्रीवियस ईयर जो मैंने सॉल्व करवाया 2011 से लेकर 18 तक की प्लेलिस्ट, उसमें ऑलरेडी 35-40 वीडियोज़ हो चुकी हैं। आप जाके टॉपिक वाइज देख लीजिएगा, एक तरफ से आपको PDF भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स। बने